हेलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज हमारी किताब ठीक तुम्हारे पीछे, जिसको लिखा है श्री मानव कौल जी ने। उसका दूसरा भाग। माँ सुबह सुबह नीलकंठ की खोज में चली जाती। पिताजी घर की दीवार के पीछे मूतने। मुझे उनको सहारा देना होता था। सो मैं नीलकंठ की सालों की खोज में कभी कभी माँ का साथ नहीं दे पाता था। पिताजी मुड़ते हुए जर्जर और दयनीय लग रहे थे, सो मैं उनकी तरफ कम ही देखता था। मैं उस वक्त आसमान ताकता था, जहाँ सुबह होने का उत्सव होता था। पिताजी कहते, ऊपर क्या देख रहा है? जमीन पर से निगाह कभी नहीं हटाना, वरना कब ठोकर खाकर गिरोगे पता भी नहीं चलेगा। पिताजी के सारे उद्देश्य ऐसे होते जैसे हम जी नहीं रहे हैं, कोई जंग लड़ रहे हैं। हारे तो मौत। पिताजी बहुत डरे हुए रहते थे। वह घर में आए हर आदमी को दुश्मन का आदमी मानते थे। कुछ लोग जब घर के सामने से तेज तेज बातें करते हुए जाते तो पिताजी सतर्क हो जाते। उन्हें लगता कि उन लोगों की बातों में कोई कोड छुपा है। वह घर में दीवार पर कान लगाकर सुनते। दूर से देखते हुए लगता कि पिताजी दीवार से कान खुजला रहे हैं। वह बहुत चालाक है, या वह किसी भी नए आगंतुक को अपने दूसरे या तीसरे वाक्य में ही बता देते थे। नया आगंतुक अधिकतर मेरा कोई दोस्त होता, जो मुझे ताकता रहता। इकलौता होना कई बार बहुत भारी पड़ जाता था। पिताजी मुझे चालाक बनाना चाहते थे और माँ नीलकंठ। माँ बाप दोनों की अपेक्षाओं का बोझ उठाने के लिए हमेशा कंधे कमजोर पड़ जाते। जब भी कंधों को सीधा करने की इच्छा होती, मैं चल देता काया के घर के आसपास कहीं। एक दिन काया अकेली बाजार में दिखी। मैं बहुत देर उसके अगल बगल खोजता रहा कि वह किसी के साथ तो होगी। अकेली काया। मैंने इसकी हमेशा कल्पना की थी। मुझे पीपल का पेड़ याद हो आया, और याद आया काया का उसके नीचे सो जाना। मैं उसके पीछे हो लिया। वह सलवार सूट की दुकान में घुस गई। मैं बाहर उसका इंतजार करने लगा। तभी पीछे से मुझे जीवन की आवाज़ आई। अरे, तुम यहाँ? चलो बैठकर बातें करते हैं। मैंने जीवन को गुस्से से देखा। जीवन कुछ देर मेरा गुस्सा मेरी आंखों में पड़ता रहा। अंत में मैंने ही आंखें हटा ली। काया को देखा। वह अभी भी बहुत से सलवार सूट में अपनी पसंद खोज रही थी। तभी मुझे मेरे कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज़ आई। मैंने कनखियों से देखा। जीवन मेरी बगल में खड़ा था और खुसर पुसर करके मुझसे कुछ कह रहा था। तुम एक पत्थर छोड़ते हो तो दूसरा पत्थर उठा लेते हो। भारी पत्थरों को ढोते रहना तुम्हारी आदत है, जिससे तुम बाज नहीं आते। हल्के रहो, छोड़ो पत्थर। जीवन कहता जा रहा था। तुम वह बच्चा हो जो अंत में अपनी माँ को बचा लेना चाहते हो। अपनी कब्र में लेटे रहने के स्वप्न देखते हो, पर इधर उधर के गड्ढों से बचते फिरते हो। तभी काया उस दुकान से बाहर निकली। मैं जीवन को छोड़कर अलग खड़ा हो गया, मानो मैं उसे जानता ही नहीं हूँ। काया 2 कदम दुकान से नीचे उतरी थी कि उसकी निगाह मुझ पर पड़ी। वह थम गई। वह एकटक मुझे देखे जा रही थी, जैसे मुझे बहुत पहले से जानती हो। तभी मुझे उसके पीछे अभी अभी उगा पीपल का पेड़ दिखा। वह अचानक झेप गई और निगाहें नीचे किए बाजार की गलियों में घुस गई। मैंने पीछे पलटकर देखा तो जीवन गायब था। मैं बिना वक्त गवाए काया के पीछे हो लिया। काया कुछ देर में बाजार से अलग हो गई और एक सुनसान गली में प्रवेश कर गई। मैं अभी तक काया के बहुत पीछे था। मैंने अपनी गति बढ़ाई। उस सुनसान गली के मोड़ पर काया रुक गई। मैं रुकते रुकते उसके करीब कहीं रुक गया। काया पलटी। क्या है? काया ने पूछा। तुम्हारा नाम काया है ना? मैंने पूछा। नहीं, और वह हंसने लगी। फिल्मों में जैसे नायिका की सहेलियां हंसती हैं, ठीक वैसे ही। मुझसे दोस्ती करोगी? नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। परीक्षा सिर पर है। बहुत पड़ता है। ठीक है। मैं तुरंत मान गया। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। जीवन। मैंने जीवन क्यों कहा? मेरा नाम जीवन नहीं है। ओह, ओहो। जीवन अच्छा नाम है। यह कहकर वह चल दी। मैंने सोचा बस यही है। अपने प्यार से
पहली मुलाकात, बस इतनी सी? नहीं, कुछ और भी है इसमें। मैं काया के पीछे भाग लिया। कुछ गलियों तक काया मुझे पीछे पलटकर देखती रही। फिर वह एक बाजार में निकल गई। मैं बाजार में काया के बहुत करीब आ गया और भीड़ की आड़ में मैं उसका हाथ छूने की कोशिश करने लगा। काया मेरे हर स्पर्श पर फिल्म में नायिकाओं की सहेलियों की तरह हंसने लगती। इस छुअन छिलाई में मैं बहुत देर तक उस भाव को खोजता रहा जिसे प्रेम कहते हैं। पर उसे प्रेम नामक भाव का शरीर में कहीं भी संचार नहीं हो रहा था। इतने में पता नहीं कब काया अपने घर के करीब पहुंच गई। तभी उसने अपनी चाल की गति बढ़ाई और दो हट्टे कट्टे नौजवानों को भाई भाई कहकर संबोधित किया। मैं अपनी डरपोक सतर्कता पर स्तब्ध बना रहा। काया की पीठ मेरी तरफ यानी बाजार की तरफ थी, पर उसके दोनों भाइयों की आंखें भीड़ में किसी को टटोल रही थीं। मैंने मैं शुरू से ही भय सूंघ लेता था। काया पलटी और उसने सीधे मुझे देखा और एक क्रूर मुस्कुराहट उसके होठों पर आ गई। काया ने हाथ के इशारे से अपने भाइयों को बाजार की भीड़ की तरफ ढकेल दिया। काया ने ठीक मेरी तरफ इशारा नहीं किया था। उसके भाई भीड़ को चीरते हुए घुसे और जो भी जवान सा लड़का दिखा उसे चपतियाने लगे। दो तीन चपत मुझे भी पड़े। दोनों भाई जीवन कौन है नाम की रट लगा रहे थे। मेरे कान और गाल सुन्न थे। दिमाग के भीतर कोई सुन्न सुन्न शब्द का जाप कर रहा था। कुछ समय बाद मैंने खुद को अपने बिस्तर में पस्त पाया। काया काया नहीं माया निकली। इन सब में प्रेम कहाँ था, आकर्षण कहाँ था? हाँ, आकर्षण। जब काया बहुत क्रूरता से मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, तब मैं सबसे ज्यादा उसके प्रति आकर्षण अनुभव कर रहा था। तभी ठीक उसी वक्त मैंने पहली बार हलचल महसूस की अपने दोनों जांघों के बीच में कहीं। मेरे पिताजी ने कई बार पेशाब जाने के लिए घंटी बजाई और हर बार मैं ही उन्हें पेशाब कराने पीछे ले गया। बाथरूम में वह एक बार गिर चुके थे जिसकी वजह से उन्हें उनकी कूल्हे की हड्डी चटक गई थी। इस वजह से वह बाथरूम में पेशाब करने से घबराते थे। हर घंटी पर मेरे दर्शन उनकी आदत में शुमार नहीं था। चौथी बार जब वह पेशाब कर रहे थे और मैं बिना बादल के आसमान में काया को तलाश रहा था, तो उन्होंने कहा, जवानी में बाप की इतनी सेवा खतरनाक है। किसके लिए? मैंने पूछा। किसके लिए मतलब? किसके लिए मतलब मेरे लिए या आपके लिए? पिताजी गुर्राए। उनके मुंह से झाग निकलने लगा। वह जब भी गुस्से में होते थे तो उनके मुंह से झाग निकलने लगता था। मैंने उनकी जेब से रुमाल निकाला और झाग साफ कर दिया। उनका गुस्सा उनसे बहुत कुछ बोलवाना चाहता था, पर उनके कई मोड़ मुड़ने के बाद वह अब एक सीध में चलना भूल चुके थे। एक बात पर बहुत देर बने रहना भी। वह कभी कभी मुझसे कहते थे, बेटा बहुत कठिन जीवन है था। आज सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर मेरे चेहरे पर कोई भी भाव न पाकर मुझ पर बरस पड़ते। आज मैं सोचता हूँ तो मेरे पास कितने हजारों किस्से हैं उनके बारे में, जो लोग बहुत करीबी हैं और बेकारी का जीवन जी रहे थे। नंदू का बाप पहले ठेला लगाता था, आज उसकी दुकान है। चीरू का बाप मिल मजदूर था, आज वह थोक का बड़ा व्यापारी है। रामू का बाप रामू काका हमारे घर में नौकर था, आज रामू हमारे घर में नौकर है। यह संघर्ष थोड़ा अलग है। और हाँ, और इस संघर्ष का चश्मदीद गवाह मैं खुद हूँ। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा आज का दूसरा भाग। कल फिर मिलते हैं इसी किताब के तीसरे भाग के साथ। अगर आपको पसंद